दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के मॉडल पेपर के बारे में। और अगर आप लोग का परीक्षा 2022 में होने वाली है तो आप लोग निश्चित तौर पे इस क्लास को देखिए, क्योंकि इसमें हिंदी 100 मार्क्स के मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और जो कि है बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए यानी क्लास 12 के एग्जामिनेशन के लिए 2022 में जो एग्जाम होने वाला है एनुअल एग्जाम, उसके लिए ये यहाँ पे फाइनल एग्जाम के लिए मॉडल सेट हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें जो है जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सारे क्वेश्चन से डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में काफी सारे प्रश्न मिलेंगे। ऑब्वियसली मॉडल पेपर में यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चंस रहते हैं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी, ये तो बात है ही। और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा कि मतलब आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएगी उस समय आप मतलब ये घबरा जाते हो कि क्वेश्चंस ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। उस समय जो घबराते हो ना, मॉडल पेपर वही चीज को रिड्यूस करती है, उसको कम करती है। अगर आप इसका प्रैक्टिस करोगे टाइम टू टाइम तो आप जो है अपने एग्जाम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एग्जैक्टली एग्जाम में जिस तरीके से प्रश्न रहती है सेम इट इज यहाँ पे मॉडल पेपर में हम प्रश्न आपको दे रहे हैं और इसी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। और भी कई सारे हम सब्जेक्ट पे मॉडल पेपर लाएंगे। अभी यहाँ पे आज जो हम देख रहे हैं वो देखेंगे हिंदी 100 मार्क्स के लिए, यानी हिंदी क्लास 12 का मॉडल सेट आज हम लोग देख रहे हैं। आपके एग्जाम में जो टाइम मिलने वाली है वो रहेगी आपको फाइनल एग्जाम में, जब आप का कहीं सेंटर पड़ेगा, आप वहां पे जाओगे एग्जाम देने, तो उस समय आपको टाइम मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। कितना? 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसमें टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा तो आपको आज पूरे उसी तौर पे ही बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे कितनी रहती है? कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और 6 यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। और इसी को आपको पूरा बनाना है इस 3 घंटे 15 मिनट में। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के स्टूडेंट आराम से देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट तो मतलब पूरा सेम से ही आती है। अब यहाँ पे देखिए परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश यहाँ पे दिया गया है, तो वो यहाँ पे सारे जो भी निर्देश है इसको आप एक एक करके पहले पढ़ लीजिएगा। क्लास को रोक के, वीडियो को रोक के आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हम चलिए डायरेक्टली बनाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए 2 सेक्शन में टोटल आपका हिंदी का पेपर डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए रहेगा यानी सेक्शन ऑ जो रहेगा ये रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, और सेक्शन बॉ मतलब यहाँ पे खंड बॉ जो आपको मिलेगा उसमें रहेगा क्या चीज? सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो उसमें आपको लिखना रहेगा। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको कहाँ बनाना रहेगा? OMR सीट आपको अलग से दी जाएगी। OMR सीट में आपको रंगना रहेगा। 4 में से 4 गोल रहेगा और उसमें से एक गोला को आपको रंगना होगा। ठीक है, पेंसिल से मतलब वहाँ पे सारे बता दिया जाएगा कि कैसे क्या भरना है, वो हम आपको अलग से बता देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका पूरा पैटर्न रहने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है निर्देश। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही होगा। मतलब 4 ऑप्शंस में से एक सही होगा। इन 100 प्रश्नों में किन्हीं 50 प्रश्नों को अपने द्वारा ही सही विकल्प को हमारी सीट पर चिन्हित करें। मतलब 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में दिए गए हैं, उसमें से सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन ही बनाने हैं, 50 से ज़्यादा नहीं बनाने हैं। तो यहाँ पे चलिए कोई 100 में से कोई भी 50 आप बना सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से अब देखेंगे। अगर आपको यहाँ पे क्लास अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए और साथ ही साथ प्यारा सा कमेंट करिए आपको यहाँ पे क्लास कैसा लग रहा है। अब यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आंसर यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर को बोलते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चंस है। आप जानते हैं कि क्लास में अगर हम सारे ऑप्शंस पढ़ते रहे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगी, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का क्लास हो जाएगी। और यहाँ पे बस हम इतना ही नहीं, बल्कि जैसे जगदीश चंद्र माथुर जी हुआ तो इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इन सब के बारे में बात कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन आज करवा देंगे। तो यहाँ पे पूरे डिटेल में आज करते हुए चलेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो देखिए बस आप लोग को लास्ट तक देखना, ये आपके लिए कितना जरूरी है ये आप खुद ही जान रहे हो, तो ये हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए बार बार। तो इसलिए अगर बोर भी हो रहे हो फिर भी आप देखिए अच्छे से। यहाँ पे क्या है? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था खुर्जा में। खुर्जा कहाँ है? बुलंदशहर में। बुलंदशहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मतलब बुलंदशहर के खुर्जा में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो खुर्जा में हुआ था, बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखिएगा 16 जुलाई। कब?
16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ था, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 को। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नाउ क्वेश्चन। तो इसी डिटेल के साथ हम सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे, तो इसलिए फुर्सत से अच्छे से देखिए। यहाँ पे सेकंड नाउ क्वेश्चन में है शुष्क का विलोम क्या होगा, यानी शुष्क का विलोम क्या होगा। शुष्क का मतलब क्या होता है, ड्राई, मतलब सूखा। तो यहाँ पे शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे शुष्क का उल्टा, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आर्द्र। मतलब यहाँ पे आर्द्र का मतलब क्या होता है, मतलब गीला होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर, इसमें है संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा मतलब नाउन। अब यहाँ पे नाउन के कितने टाइप्स हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। संज्ञा के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आंसर हम बताते हैं। थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन और सी 5। और कौन कौन सा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। ये 5 जो है संज्ञा के भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अब यहाँ पे चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। और इसमें यहाँ पे क्या है, नीति का विशेषण क्या होता है। नीति का विशेषण क्या होता है, तो यहाँ पे 4 का आंसर क्या हो जाएगा, नीति का विशेषण। विशेषण पे आप थोड़ा ज़्यादा जोर दीजिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस रहती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज़, नीति का नैतिक हो जाएगा। क्या चीज़, नैतिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 5 नंबर, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है। और 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुए हैं। मेघदूत नामक नाट्यशाला जो है कहाँ स्थापित हुए हैं। तो ये मत सोचिए कि आप बिहार से हैं तो आप बिहार लगा दे रहे हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। मेघदूत नामक नाट्यशाला जो है कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो महाराष्ट्र में। और किनके द्वारा स्थापित किए गए हैं, अगर ये क्वेश्चन आती है तो याद रखिएगा ओम प्रकाश। मेघदूत नामक नाट्यशाला ओम प्रकाश के द्वारा महाराष्ट्र में स्थापित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। और इसमें क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, आंसर हो जाएगा डी, यानी 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। कितने, पुरुषवाचक, उसके बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, ये टोटल 6 होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद, तो 6 भेद। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के, प्रोनाउन के। अगला यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। और इसमें यहाँ पे क्या है, लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लिंग के कितने भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में आप अगर हिंदी 100 मार्क्स बना रहे हैं तो आपको इसमें हिंदी व्याकरण के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा, पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। कौन कौन सा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 2 प्रकार के भेद होते हैं लिंग के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए सुरक्षा कहाँ हो सकती है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली आप लोग सोचोगे घर के भीतर, लेकिन नहीं होगा। अंधेरे में, हाँ छुप जाएंगे अंधेरे में तो मतलब हो जाएगी ये सुरक्षा, नहीं ऐसा नहीं होता है। पलायन करने में मतलब एक जगह से दूसरी जगह भाग जाएंगे तो हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। चुनौती को झेलने में, जो भी कठिनाई है उससे आप जूझो, उससे लड़ो, उसका सामना करो, ये होता है सुरक्षा। वैसे आप सुरक्षा कर पाओगे चुनौती को झेलने में। 8 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत ज़्यादा अनुभवी होना होता है। क्या चीज़, मतलब हम तो घाट घाट का पानी पिए हैं, तुम जितना उड़ोगे ना उतना हमें पता है, हम घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास अनुभव है, तुमसे ज़्यादा अनुभव है, ऐसे बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा लोग। तो ये यहाँ पे इसका मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। और बाकी ग्रामर पे, इस मुहावरा वगैरह पे अलग से हम यहाँ पे लेक्चर्स लाने वाले हैं, जो कि क्योंकि आपके एग्जाम में ग्रामर से ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब अगर 100 मार्क्स का रहता है तो ऑलमोस्ट 60 मार्क्स आप समझ लीजिए ग्रामर ही रहता है। अब यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो यहाँ पे इसका भी आंसर तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, अभी तक तो इतना तैयारी आपका होगा ही। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हो जाते हैं मलियत जी। कौन, मलियत जी। अब अगर मलियत जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1935 में हुआ था। कब हुआ था, 1935 में, याद रखिएगा। मलियत जी का जन्म 1935 में हुआ था। और कहाँ हुआ था,
आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। कहां पे? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। मलयज जी का जन्म 1935 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हंसते हुए मेरा अकेलापन के ये लेखक भी हैं। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अगला सवाल यहां पे देखिए 11वां क्वेश्चन है, जीवन का विलोम है। जीवन का विलोम है, तो जीवन का विलोम यहां पे क्या हो जाएगा? मतलब जीवन का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द, तो जीवन मरण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवन मरण से उठ जाओ, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा आप जगह लाइन वगैरह सुनते होंगे। जीवन मरण क्या है? ये तो होते ही रहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर। जीवन के साथ मृत्यु सुने हैं? नहीं होता है। मृत के साथ जीवन नहीं, जीवन के साथ लाश नहीं, जीवन मरण आप एक साथ सुनते होंगे। तो राइट आंसर 11 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पे देखिए 12वां क्वेश्चन है, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकाश का पर्यायवाची मतलब उससे मिलता जुलता शब्द, समानार्थी शब्द, तो आंसर हो जाएगा क्या चीज? नभ हो जाएगा। नभ, नभ का मतलब आसमान होता है, आकाश होता है, तो यहाँ पे इसका पर्यायवाची शब्द नभ हो जाएगा। 12 का बी राइट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, त्रिभ बुद्धि वाला कहलाता है। त्रिभ बुद्धि वाला क्या कहलाते हैं? अब हमारे पास भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि बहुत ज़्यादा त्रिभ बुद्धि के होंगे और वो सीधा सीधा उठ के बुद्धिमान पे टिक कर देंगे, लेकिन गलत हो जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा आपको त्रिभ बुद्धि वाला नहीं बनना है, आपको कुशाग्र बनना है। ठीक है, कुशाग्र बनना है। कुशाग्र मतलब होता है त्रिभ बुद्धि वाला। त्रिभ बुद्धि वाला कहलाता है क्या चीज? कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। मतलब मोहन राकेश की द्वारा कौन सा एकांकी यहाँ पे लिखा गया है जिसका शीर्षक यहाँ पे उसका नाम लिखा गया है? तो मोहन राकेश के द्वारा यहाँ पे लिखा गया था कौन सा? सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इतना अच्छा यहाँ पे ये एकांकी है ना, मतलब इसके बारे में तो अलग से एक प्रॉपर लेक्चर हम लाने वाले हैं। बहुत दिनों से काम कर रहे हैं इस पे, और ये फिल्म के टाइप से रहेगी, मतलब ऑब्वियसली बहुत आपको मजा आएगा इसको देखने में। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए 15वां क्वेश्चन है, क्या है? कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? तो ऐसा कौन कहता है? सिपाही कहता है। कौन कहता है? सिपाही कहता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, जिनके दर्शन प्रिय माने जाए कहलाता है। जिनके दर्शन प्रिय माने जाए, तो प्रियदर्शनी, तो यहाँ पे प्रियदर्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 17 नंबर, इसमें है तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? अब आप बोलोगे तुलसीदास तो खुद रचयिता थे, तो इनके रचयिता कौन हो गए? नहीं, इनका एक मतलब ये जो है रचना किए हैं एक सुमित्रा, ये जो है कौन? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मतलब निराला जी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये तुलसीदास नामक रचना किए हैं। ठीक है, वो तुलसीदास उसका नाम रख दिए उस रचना का। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स आप लगा के रखिए इसको। आगे यहाँ पे देखिए उद्योग का विशेषण होगा। उद्योग का विशेषण है क्या चीज़? उद्योग का विशेषण हो जाएगा क्या चीज़? औद्योगिक हो जाएगा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विशेषण वगैरह ना एक तरह से बोल सकते हैं फोकट का मार्क्स होता है। आप अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको तो आपका मतलब विशेषण पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो देखिए जायसी जी जो थे वो किस में लिखते थे? वो ज़्यादातर अवधी भाषा में लिखते थे। किस में? अवधी भाषा में लिखते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायसी जी। यहाँ पे जायसी हो जाएगा। जायसी जी एक और मतलब लिखे हैं आपके बुक में, पदखंड में आप पढ़े होंगे पहला चैप्टर करवक वगैरह। तो करवक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा ही लिखा गया था, और वो करवक जो लिया गया था कहाँ से? पद्मावत से ही लिया गया था करवक। तो ये सब याद होना चाहिए आपको। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 19 का राइट आंसर हो जाएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 20 नंबर, और इसमें यहाँ पे क्या है? मिठास शब्द का लिंग निर्णय करें। मिठास शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग है। मिठास जो है क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 21वां क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे 20वां क्वेश्चन के बाद 21वां क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है वचन के कितने भेद हैं, मतलब वचन के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, कितने क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक वचन,
द्विवचन, मतलब सॉरी यहाँ पे बहुवचन। हिंदी में यहाँ पे क्या होता है, एक वचन बहुवचन, वो संस्कृत में होता है एक वचन द्विवचन बहुवचन, वो सब संस्कृत में होता है। हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 21 के बाद 22वां क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या है, गृह शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो संधि विच्छेद से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहती है, और यहाँ पे गृह शब्द का पूछा जा रहा है संधि विच्छेद। तो यहाँ पे 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिज और इस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिरिज और इस। गृह का संधि विच्छेद यहाँ पे याद रखिएगा, गिरिज होगा हर्षिकार होगा, और ये जो है दुर्गा ही होगा। तो यहाँ पे गिरिज और इस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, 23वां क्वेश्चन, इसमें है सूरदास किसकी रचना है, सूरसागर किसकी रचना है। आंसर तो हम बोल ही दिए, तो अब आपको क्या ही बोलना, तो सूरदास ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सूरदास। और सूरदास जी का जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 1478 में हुआ है। ये अनुमानित है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता है। आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि इनका जन्म 1478 में अनुमान है ये कि इनका जन्म हुआ होगा, और ये बचपन से ही अंधे होंगे या फिर बाद में अंधे हुए होंगे। तो ये चीज़ का भी जानकारी नहीं है सूरदास जी के बारे में। अगला यहाँ पे सवाल देखिए, 24वां सवाल है, उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएंगे, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, शमशेर बहादुर सिंह। कौन, शमशेर बहादुर सिंह। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला यहाँ पे देखिए 25वां क्वेश्चन में क्या है, अतिमान सॉरी अतिकाल में कौन सा उपसर्ग है, अतिकाल में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द से पहले लग जाता है। जैसे अतिकाल में अति, शब्द काल से पहले लग गया अति, तो काल का मतलब आप समझ ही रहे हैं समय, और अति का मतलब पहले। तो यहाँ पे जो है समय से पहले अतिकाल में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे अति हो जाएगा। क्या चीज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अति काल में कौन सा उपसर्ग है, तो सी, अति उपसर्ग। अगला यहाँ पे देखिए 26वां क्वेश्चन, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए वर्ण जो होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल आप लोग सही गेस कर रहे हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो 26 के यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए नाभादास किस काल के कवि थे। तो नाभादास यहाँ पे किस काल के कवि थे, 27 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल के कवि थे। नाभादास किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे नाभादास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए 28वां क्वेश्चन क्या है, दिखावट में कौन सा प्रत्यय है, दिखावट में कौन सा प्रत्यय है। तो दिखावट में यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या चीज, एक सही आंसर हो जाएगा। दिखावट में आवट प्रत्यय है। कौन, दिखावट में आवट प्रत्यय है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए उपसर्ग क्या होता है, शब्द से पहले लगता है, और प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद लगता है। तो यहाँ पे दिखना में दिख में आवट लग गया, तो यही हो गया दिखावट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पे देखिए 29वां क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। यानी तुमुल कोलाहल कलह में ये जो चैप्टर है, इसके रचयिता कौन है। तो यहाँ पे इस शीर्षक के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सारे चैप्टर्स के कौन रचयिता हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। हालांकि होगा तो हम अलग से लेक्चर वगैरह दे देंगे इसके लिए। 30वां क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या चीज, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेष सनातन। क्या चीज, शिक्षा गुरु हो जाएंगे शेष सनातन। एक चीज यहाँ पे आप अच्छे से याद कर लीजिए, तुलसीदास के शिक्षा गुरु हो जाएंगे कौन, शेष सनातन। शिक्षा गुरु तो हो गए शेष सनातन। तो यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं, जो भी इसका आंसर है तुलसीदास के शिक्षा गुरु शेष सनातन। और वही अगर दीक्षा गुरु पूछा जाएगा तो उस समय नर हरिदास में टिक करना है। ठीक है, उस समय जो है नर हरिदास में आपको टिक करना है। शिक्षा गुरु हो गए शेष सनातन, और दीक्षा गुरु हो जाएंगे नर हरिदास। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11। कौन कौन होती है, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ,
ओ औ। यहाँ पे टोटल 11 जो है स्वर होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे मूल स्वर वर्ण जो भी होते हैं उसके बारे में हम आपको बता दिए। अब यहाँ पे चलिए 32वां क्वेश्चन रहेगी। हालांकि आप कहीं कहीं देखेंगे स्वर वर्णों का अलग अलग यहाँ पे बताया गया होगा कि इतने स्वर होते हैं, 13 होते हैं, कहीं पे 12 दिए होंगे। तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली आपको याद करना है ना, जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो वो आपको 11 याद करना है, 11। अगला यहाँ पे देखिए करवक कहाँ से लिया गया है, करवक कहाँ से लिया गया है, तो बिल्कुल जस्ट कुछ ही टाइम पहले हम आपको बताए हैं। तो करवक जो है ये पद्मावत से लिया गया, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत और करवक ये दोनों, और इसके बारे में आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए 32वां क्वेश्चन का राइट आंसर डी। अगला 33वां क्वेश्चन है, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है, तो 33 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छायावाद के कवि हैं। कौन से वाद के, छायावाद के ये कवि हैं। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, वाराणसी, याद रखिएगा, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 34वां क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है व्यंजन वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज, मूल व्यंजन वर्ण की अगर बात करें ना तो वो यहाँ पे 33 है। कितने, 33 है। तो 11 यहाँ पे स्वर और 33 यहाँ पे मूल व्यंजन, तो हमारे पास टोटल जो है 44 हो गई। कितना, 44 हो गई। तो ये जो है हमारा मूल वर्ण यहाँ पे इतना है, और भी कई सारे हैं, वो 52 वगैरह सब आपको अलग अलग जगह अलग मिलेगा, लेकिन आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग जो हम बता रहे हैं वो आपको सी टिक करना है। आगे यहाँ पे देखिए क्या है, राजकुमार में कौन सा समास है, राजकुमार कौन सा समास है, तो यहाँ पे राजकुमार जो है वो कौन सा समास है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है। राजकुमार तत्पुरुष समास है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है, मतलब शिक्षा पाठ को कौन लिखे हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। बिल्कुल आप सही गेस कर रहे हैं। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा पाठ जो है ये शिक्षा शीर्षक निबंध जो है जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे देखिए 37 नंबर सवाल है, क्या है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खग। क्या चीज, खग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पक्षी का पर्यायवाची खग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 38वां क्वेश्चन देखिए, अत्याचार का संधि विच्छेद है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है, तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अतिज और आचार। क्या चीज, अतिज और आचार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 39वां क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। तो 39 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 देखिए जीत जाना तो नहीं होगा, दांत सिपसिपाना भी नहीं होगा, और यहाँ पे पराजित करना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होता है पराजित करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 40 नंबर, और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे है पुत्र वियोग में, क्या चीज है यहाँ पे, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। पुत्र वियोग में, मतलब पुत्र वियोग जो पाठ है उसमें माँ ने किसके भय से अपने लाल, अपने बेटे को गोद से नहीं उतारा था, तो वो जो है क्या चीज से डरती थी, मिट्टी लग जाने से नहीं, कीड़े के भय से नहीं, गिरने के भय से नहीं, शीत के भय से, मतलब ठंड के भय से, ठंड ना लग जाए उसके बच्चे को, इसलिए वो अपने गोद से नहीं उतारती थी, इतना ममता था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो है कौन से पाठ से लिया गया, तो ये पुत्र वियोग पाठ से लिया गया है, और यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये पुत्र वियोग पाठ जो है ये लिखा गया था। किनके द्वारा, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए 41वां क्वेश्चन जो है, इसमें क्या है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, हिंदी में वर्णों की संख्या कुल कितनी है, तो आंसर यहाँ पे ऑब्वियसली 11 स्वर और 33 व्यंजन, 44 यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 44। ठीक है, 44 यहाँ पे राइट आंसर। अगला यहाँ पे देखिए 42वां क्वेश्चन क्या है, 42 में देखिए किस पाठ से यह उदाहरण आया है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागते हैं, जो फौजी छोड़कर भागते हैं उसे गोली मार दी जाती है। तो ये किस पार्ट से लिया गया है, तो बिल्कुल आप तो सही गेस कर रहे होंगे, 42 का राइट आंसर सिपाही की मां, फौजी के बारे में बात किया जा रहा था, बिल्कुल सिपाही की मां से ही लिया गया होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 43वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए किस पाठ में आया है,
किस पाठ में आया है, बचपन से ही आपको आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण है। मतलब ये कौन से पाठ से आया है, तो ये जो आया है किससे, शिक्षा से आया है। शिक्षा पाठ जो है जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया उससे आया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 44 नंबर, इसमें है भाई बहन कौन सा समास है, भाई बहन कौन सा समास है। तो यहाँ पे 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, डी, द्वंद्व समास है। भाई बहन जो है द्वंद्व समास है, और इसमें माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, ऐसे यहाँ पे जो भी रहेगा ना उसमें आप सिंपल द्वंद्व समास आप लगाते चलना, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए 44 के बाद 45 नंबर सवाल में, और इसमें यहाँ पे है जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। यानी कभी कभी गजानन माधव नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ मुक्तिबोध लिखा रहेगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला यहाँ पे देखिए 46वां क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कब, ऑप्शन नंबर ए 16 जनवरी 1941 को। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो दुर्ग में हुआ था। दुर्ग कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, याद होगा आपको। लौह अयस्क वगैरह के लिए वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा जाना भी जाता है। अब यहाँ पे देखिए 46 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए 47वां क्वेश्चन है, गांव का घर कविता संग्रह किससे लिया गया है। गांव का घर कविता संग्रह जो है ये किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है किससे, संस्यात्मा से। किससे, संस्यात्मा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीज आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 47 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 48वां क्वेश्चन है, चुनाव कौन सा लिंग है। चुनाव जो है ये कौन सा लिंग है, हाल के दिन में ही बिहार में चुनाव हुआ है, तो यहाँ पे चुनाव कौन सा लिंग है, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगी। क्या चीज, पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए, चुनाव कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 49 नंबर है, पुत्र वियोग। क्या है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री का नाम लिखे। तो यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये जो है अपने बच्चे को, अपने बेटे को गोद से नहीं उतारते थे क्योंकि शीत लग जाएगा, उसको ठंड लग जाएगा इसलिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुत्र वियोग के रचयिता कौन है, कवित्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला यहाँ पे देखिए क्या है 50वां क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है समास में क्या होता है। तो समास में यहाँ पे क्या होता है, इसमें यहाँ पे होता है विग्रह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समास विग्रह आप सुने होंगे, समास में क्या होता है, विग्रह होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 51वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं। कर्म के अनुसार जो है क्रिया के कितने भेद हैं, तो 51 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज, अकर्मक और सकर्मक, तो दो भेद होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, दो भेद होते हैं, तो इसलिए दो भेद यहाँ पे हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पे सवाल देखिए 52वां क्वेश्चन है, उषा का जादू कब टूटता है। तो उषा का जादू कब टूटता है, तो यहाँ पे ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, बहुत सारे जगह पे, यहाँ पे यूट्यूब पे मे भी मेरा वीडियोस नहीं होगा, हाँ इसका है, ऑलरेडी है इसका वीडियो। उषा का जादू कब टूटता है, तो 52 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कब, सूर्योदय होने पे। कब, सूर्योदय होने पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। और अभी देखिए अभी हम लोग यहाँ पे फिर से कम बैक किए हैं यूट्यूब पे, और कंप्लीट जितना भी टाइम है ना इसमें आपके बोर्ड एग्जाम को इतना बेहतर तैयारी करवा देंगे, आप लोग बस देखते चलिए। अभी बस आप लोग कंप्लीट करते हुए चलिए, सारे जितने भी क्लासेस हम देते हैं उसको कंप्लीट करते चलिए। अब यहाँ पे देखिए व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं व्युत्पत्ति के अनुसार, तो यहाँ पे 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो भेद होते हैं। अगला यहाँ पे देखिए क्या है 54वां क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या है, रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे। तो यहाँ पे 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीनमान। रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, तो आंसर हो जाएगा 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीनमान
राइट आंसर। अगला यहाँ पे देखिए 55वां क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता हैं। तो प्यारे नन्हे बेटे को ये जो है ये पार्ट जो है इसका रचयिता कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज 55 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी, यानी शुक्ल जी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता कौन है? इस पाठ के रचयिता हैं विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 55 का सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 56 नंबर, इसमें है हमेशा बहुवचन होता है। हमेशा बहुवचन में कौन होता है? तो यहाँ पे 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा बहुवचन में होता है कौन? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग्य होता है हमेशा बहुवचन में। बाकी ये सब में मतलब अपने अकॉर्डिंग देखा जाता है, और यहाँ पे हमेशा ये एक वचन में होता ही नहीं है भाग्य, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए 56 के बाद 57वां क्वेश्चन, इसमें है आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध ये क्या है? तो यहाँ पे आत्महत्या के विरुद्ध जो है वो है कविता। आत्महत्या के विरुद्ध ये एक कविता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे देखिए 58वां क्वेश्चन है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 58 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्रिया के भेद होते हैं कर्म के अनुसार। हालांकि जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो समय लिख दिया जाएगा कर्म के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार, किसके अनुसार, तो वो वहाँ पे लिख दिया जाएगा। कर्म के अनुसार 2 भेद होते हैं यहाँ पे, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पे देखिए क्या है 59वां क्वेश्चन में, इसमें है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था कहाँ? निहालपुर में। कहाँ पे? निहालपुर में। तो यहाँ पे देखिए निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 59 का ए राइट आंसर हो जाएगी। 60वां क्वेश्चन देखिए, हारजीत कविता के रचयिता हैं। तो हारजीत कविता के रचयिता कौन हो जाएंगे? 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी। हारजीत कविता के रचयिता कौन हो जाएंगे? रचनाकार कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला चलिए बस देखते चलिए, अभी तो बस यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चंस देखें, अभी तो बस देखना है, 100 क्वेश्चंस तक चलना है। और याद रखिएगा इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस तो पक्का रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस ही कहाँ से देंगे बोर्ड? यही सबसे देंगे ना। उसने कहा था कहानी के नायक हैं, उसने कहा था कहानी के नायक कौन हो जाएंगे? तो 61 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह। कौन? लहना सिंह, मतलब नायक मतलब हीरो। हीरो कौन थे? तो यहाँ पे लहना सिंह थे, उसने कहा था पार्ट से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे देखिए 62वां क्वेश्चन देखिए क्या है, करवक के रचयिता कौन है? तो बार बार आपको बोलते हुए आ रहे हैं, करवक के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और करवक कहाँ से लिया गया? पद्मावत से लिया गया है। तो आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद भी हो गया होगा ऑब्वियसली। तो अब अगला देखिए यहाँ पे 63वां क्वेश्चन है, इसमें कौन सा शब्द जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? अभी हम देखे थे थोड़ा देर पहले, प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है भाग्य। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कौन सा प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो वो होता है यहाँ पे 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्राण। तो यहाँ पे प्राण और भाग्य 2 चीज देख लिए जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अब उसके बाद देखिए 64वां क्वेश्चन है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। अगला यहाँ पे देखिए 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गई। अब अगला यहाँ पे देखते हैं क्या चीज 65वां क्वेश्चन, इसमें है सदैव शब्द का संधि विच्छेद है। तो सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 65 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदाज और एब यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज? सदैव का संधि विच्छेद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 66 नंबर है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त कौन समास है? तो यहाँ पे 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त जो है क्या है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी 66 नंबर का। अगला यहाँ पे देखिए 67वां क्वेश्चन में क्या है, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे 67 का सही आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या चीज 67 यहाँ पे क्वेश्चन है, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे प्रत्यय मतलब बाद में लगता है शब्द के। तो यहाँ पे देखिए कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। कौन सा? अक प्रत्यय है। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए क्या है
प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो यहाँ पे 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, 68 का राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास है, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या है, और इसमें यहाँ पे क्या है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकाबला करना। क्या चीज़, मुकाबला करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नष्ट करना नहीं होगा, पिटाई करना नहीं होगा, पराजित करना नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ईंट से ईंट बजाना मतलब मुकाबला करना, मुकाबले के लिए तैयार रहना। अगला यहाँ पे है 97 क्वेश्चन, क्या है, नवीन का विपरीतार्थक शब्द है, मतलब उल्टा शब्द कौन सा है। तो नवीन, नवीन का हो जाएगा क्या चीज, प्राचीन। तो यहाँ पे 70 का राइट आंसर ऑप्शन और बी यहाँ पे हो जाएगी करेक्ट आंसर। तो ये सब आप याद रखिएगा, आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ही शब्द सब लिखा हुआ है, इससे आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए ये सब आपको माइंड में रखना होगा। आगे यहाँ पे देखिए दाल रोटी कौन सा समास है। तो यहाँ पे दाल रोटी जो है कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। दाल रोटी यहाँ पे द्वंद्व समास, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, 72वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य में सूर्य जो है सूरदास जी को कहा जाता है। हिंदी साहित्य के ये सूर्य कहलाते हैं, सूरदास जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, और सूरदास जी के बारे में एक चीज़ और हम बताए थे, याद है आपको, एक चीज़ और हम बताए हैं सूरदास जी के बारे में, और क्या था वो, कि ये बचपन से अंधे थे या फिर बड़े होकर अंधे हुए, इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला है। मतलब ये एक अनुमानित सारा चीज़ है, और सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था। तो ये सब चीज़ हम आपको बताए हुए हैं। अगला यहाँ पे देखिए 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गई। अब 73वां क्वेश्चन देखिए, इसमें है भूषण किस रस के कवि हैं। भूषण जी जो हैं वो किस रस के कवि हैं, तो वो यहाँ पे किस रस के कवि हैं, तो बी रस के हैं। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। और जब ये कवि थे ना, उस समय बहुत सारे कवि मतलब श्रृंगार रस में थे, लेकिन ये यहाँ पे वीर रस में काम किए, और ये इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। भूषण जी वीर रस के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 73 के बाद 74वां क्वेश्चन, और इसमें है जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो कैसे कवि हैं। 74 का राइट आंसर छायावादी कवि हो जाएगा, स्टार मार्क से याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे देखिए 75वां क्वेश्चन है, सिपाही की माँ कैसी स्त्री है। सिपाही की माँ कैसी स्त्री है। तो सिपाही की माँ एक बहुत ही करुणामयी स्त्री है, उनमें करुणा बहुत भरी हुई है, दूसरों के लिए भी इनमें क्या रहती है, इनमें मतलब करुणा रहती है, उनमें दया रहती है, दयावान बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 76वां क्वेश्चन, इसमें है रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। रघुवीर सहाय जी जो हैं ये किस काल के कवि हैं। तो यहाँ पे 76 का राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज, ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक काल के ये कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 77वां क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के लेखक बताइए। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। यहाँ पे सिमरिया के बेगूसराय के यहाँ पे कौन है, दिनकर जी हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा अर्धनारीश्वर लिखा गया है, जिसमें यहाँ पे शंकर और पार्वती के काल्पित रूप की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए 77 का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 78वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है, उसने कहा था शीर्षक पाठ किस विद्या की रचना है। उसने कहा था शीर्षक पाठ किस विद्या की रचना है। तो ये जो है किस विद्या की रचना है, तो ये कहानी है। क्या है, कहानी है। उसने कहा था क्या है, एक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। और बहुत ही अच्छा कहानी है, मतलब मज़ा आ जाएगा ये सब कहानी आपको पढ़ के। आगे यहाँ पे है 79वां क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे है पद्मावत के कवि हैं। पद्मावत के कवि कौन है। तो यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, याद होना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चंस वही है, घुमा फिरा के बस पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए 80वां क्वेश्चन, नामवर सिंह की रचना का नाम बताइए। नामवर सिंह की रचना कौन सी है। 80 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नामवर सिंह की रचना जो है वो क्या है, वो है प्रगीत और समाज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नामवर सिंह की रचना का नाम क्या है, प्रगीत और समाज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
अगला सवाल यहाँ पे देखिए 81वां क्वेश्चन है, भूषण की रचना है, भूषण की रचना कौन सी है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवित्त जो है भूषण जी की रचना है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी, बस आप याद करते हुए चलिए। अगला यहाँ पे देखिए रामचरितमानस किसकी कृति है? तो ये सब तो याद करने वाली चीज ही नहीं है, बस आपके माइंड में ये सब होगा ही ऑब्वियसली। रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास जी की रचना है, तुलसीदास जी की कृति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए यहाँ पे 82, 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, तुलसीदास। 83 में देखिए 83वां क्वेश्चन में है, दिनकर की कौन सी रचना है? तो दिनकर जी की रचना है अर्धनारीश्वर। क्या चीज? अर्धनारीश्वर, जिसमें आधा मतलब यहाँ पे पार्वती और आधा शंकर जी, इसके काल्पित रूप की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 84वां क्वेश्चन है, सूरदास किस काल के कवि थे? बस कुछ क्वेश्चन है और भी देख लीजिए इसको, बहुत अच्छा से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सूरदास किस काल के कवि थे? यहाँ पे 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल के कवि थे सूरदास जी, भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला देखिए यहाँ पे 85वां क्वेश्चन है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति जो है ये किसकी रचना है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी 85वां क्वेश्चन का। उसके बाद देखिए 86वां क्वेश्चन क्या है, मालती का पति जो है पेशे से क्या है? मालती का पति जो है वो पेशे से क्या है? तो यहाँ पे वो पेशे से जो है क्या है? मालती का पति। तो यहाँ पे 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो डॉक्टर है। क्या चीज़? वो डॉक्टर है और वो हमेशा चले जाते हैं, अपना घर पे टाइम नहीं बिताते हैं। तो यहाँ पे जो है मालती अकेले घर पे बैठी रहती है अपने बच्चे, रोते हुए बच्चे के साथ। अगला यहाँ पे देखिए 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गई। अगला यहाँ पे देखिए 87वां क्वेश्चन है, वो है प्रेमचंद्र क्या थे? प्रेमचंद्र क्या थे? तो वो एक कथाकार थे। क्या थे? वो एक कथाकार थे। 87 का राइट आंसर कितना? डी राइट आंसर हो गई। अगला चलिए देखिए 88वां क्वेश्चन है, त्रिभुवन। क्या है? त्रिभुवन शब्द कौन सा समास है? तो ये त्रिभुवन जो है ना वो कौन सा समास है? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या चीज? द्विगु समास है। क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला समझिए यहाँ पे 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे है 89, यहाँ पे 89वां क्वेश्चन, 89वां क्वेश्चन, जल का पर्यायवाची होगा। तो जल का पर्यायवाची नेर होता है, पानी होता है, ये सब होता है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल का पर्यायवाची नेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला जानिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पक्षी का मिलता जुलता शब्द क्या है? समानार्थी शब्द। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज? नभचर हो जाएगा, नभ में रहने वाला। तो यहाँ पे नभ का मतलब क्या होता है? आसमान, और चर यहाँ पे नभ में रहने वाला जो चर होता है वो होता है पक्षी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे सवाल देखिए 51वां क्वेश्चन है, पुत्र शब्द का पर्यायवाची है। पुत्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पुत्र का पर्यायवाची सूता नहीं होता है, तान्या नहीं होता है, दुहिता नहीं होता है, ये तनय हो जाता है। पुत्री का हो जाएगा तनया। ठीक है, तो यहाँ पे पुत्र का यहाँ पे हो जाएगा तनय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 91 का करेक्ट आंसर। अगला देखिए यहाँ पे 92वां क्वेश्चन है, गीला शब्द का विलोम क्या होगा? तो गीला शब्द का विलोम मतलब उल्टा शब्द, बिल्कुल सूखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 93वां क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मालती। कौन? मालती। याद रखिएगा यहाँ पे ये मालती लिखा हुआ है, ये नहीं कि आप हर बार में ये टिक कर दो। तो यहाँ पे 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद 94वां क्वेश्चन देखिए क्या है, मिठास शब्द में प्रत्यय है। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो शब्द के बाद लगता है। तो यहाँ पे मीठा में आस लगा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का। ऑप्शन नंबर सी आस प्रत्यय। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 95वां क्वेश्चन है, व्यापार शब्द का विशेषण होगा। तो व्यापार शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो व्यापार शब्द का विशेषण व्यापारी तो नहीं होगा, व्यवसाय नहीं होगा, व्यापारिक। हाँ ये सही हो जाएगा, व्यापार का विशेषण व्यापारिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 96वां क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
क्या चीज, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी रचना है और इसमें वो अपने बेटे को गोद से तक नहीं उतारती है, किसके डर से, ठंड लग जाने के डर से, शीत के डर से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 96 का राइट आंसर सी हो जाएगी। उसके बाद 97वां क्वेश्चन देखिए क्या है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं, तो जन जन के चेहरा एक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है, मुक्तिबोध जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए 98वां क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल बिहार से सटा हुआ झारखंड। तो यहाँ पे ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है किस प्रांत में हुआ, झारखंड प्रांत में इनका जन्म हुआ। अगला सवाल यहाँ पे है 99वां क्वेश्चन में, लोक का विशेषण है, लोक का विशेषण क्या हो जाएगा, तो लौकिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे है लरकपन कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब शब्द के बाद में, तो लरकपन में क्या है, कौन सा प्रत्यय है, तो पन प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग मॉडल पेपर हिंदी 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से हम लोग देख लिए हैं, सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली आपको बता दिए हैं। देखिए ये मॉडल पेपर जो है हम यहाँ पे आपको क्रिएट करके सारा चीज़ दिए हैं, ये इसलिए दिए हैं कि आप इससे प्रैक्टिस कर पाओ, इससे आप एक एक क्वेश्चंस अच्छे से बना के आप देख सको कि आप 3 घंटा 15 मिनट में आप पूरा क्वेश्चन को बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। अब आपको कैसे चेक करना है कि आप कैसे बना पाते हो या नहीं बना पाते हो, तो देखिए इसका जो है ना ये मॉडल पेपर जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, हमारा टेलीग्राम है उस पर प्रोवाइड कर देंगे। और हाँ वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि हम आपको सारा पीडीएफ वगैरह सब साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं और ऑब्वियसली बहुत मेहनत लगी है इसको लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में, तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ में प्यारा सा कमेंट कर लीजिए। और हाँ टेलीग्राम पे आप जाइए और यहाँ पे इस मॉडल पेपर के साथ में हम क्या दिए हैं, एक एडिशनल चीज़ है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिया गया है और जिसको आप प्रॉपरली बना लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आप एक तरीके से आप ये जान पाओगे कि आप 3 घंटा 15 मिनट में पूरा क्वेश्चंस को बना पाते हो या नहीं बना पाते हो, आपका राइटिंग स्पीड क्या है, आप स्लो तो कहीं नहीं लिख रहे हैं, आप एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट में आप कहीं नहीं बना पाएंगे सारे क्वेश्चंस, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो ये इशू सॉल्व हो जाएगी जब आप 2-3 मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करोगे, तब आपका ये दिक्कत सही हो जाएगा। तो इसलिए आप जाओ टेलीग्राम पे जाओ और वहाँ पे इस मॉडल पेपर को डाउनलोड करो और अपना सामने में ये मोबाइल खोल के और मॉडल पेपर को आप निकालो या इसका प्रिंट आउट लेके आप सामने में रख लो और उससे आप प्रॉपर्ली 3 घंटा 15 मिनट एग्जाम की तरह दो। 3 घंटा 15 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, मोबाइल फ्लाइट मोड में होना चाहिए और 3 घंटा 15 मिनट में आप पूरा प्रैक्टिस करो कि आप पूरा बना पाते हो या नहीं बना पाते हो, कितना आप फिर से खुद से मार्क्स भी बना मतलब देख लेना कि मिला लेना। ऑब्जेक्टिव हम तो बता ही दिए हैं, ऑब्जेक्टिव से फिर मिला लेना और सब्जेक्टिव आप बिल्कुल खुद से बुक से मिला सकते हैं और 100 मार्क्स में आप खुद को मार्क्स देना कि कितना मार्क्स आप खुद दे पाओगे अगर आप चेक करने वाले होगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये ट्रिक हमारा, तो बिल्कुल पसंद आया प्यारा सा कमेंट करिए, बस यही तो आप कर सकते हैं। और बाकी हम जो है आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स और भी अब रेगुलरली लाते चलेंगे। अब यहाँ पे जितना ही टाइम बचा है इतना मैं बेस्ट तैयारी आपको एजुकेशन बाबा चैनल पे होने वाली है, तो इसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियोज़ आपको दे आपको नोटिफिकेशन चला जाए, आप वीडियो को देखने चले आएँ। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय।